नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए एसी फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं और एसी फंडामेंटल बेसिक इलेक्ट्रिकल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, TG2 का दीजिए, पॉलिटेक्निक दीजिए, जेई का दीजिए, एई का दीजिए, तो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे सभी को हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, फार्मूला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद लास्ट में एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं वहाँ पर PDF जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप लोग इसको PDF को देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, तो सबसे पहले देखिए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होती है, मतलब प्रत्यावर्ती राशि जो है वो क्या होती है। तो मतलब वह राशि जिसकी मैग्नीट्यूड, वह राशि जिसकी परिमाण तथा दिशा एक निश्चित समय पर परिवर्तित होती रहती है उसे प्रत्यावर्ती राशि कहते हैं। मतलब कि वह क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन जो है एक निश्चित समय के बाद क्या होती है, चेंज होती रहती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती राशि बोलते हैं। जैसे देखिए इसे दो रूप में हम लोग लिखते हैं, टू फॉर्म में। तो एक वोल्टेज का फॉर्म होता है, एक करंट का फॉर्म होता है। तो वोल्टेज का जो होता है, देखिए वोल्टेज V=VM sin ωt होता है और करंट जो होता है I=IM sin ωt होता है। IM क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसके बाद ये सब टर्मिनोलॉजी है तो ये सब तो आते ही रहते हैं, इसको हम लोग नहीं देखना है। लास्ट में हम लोग कंपेयर देखेंगे तो वहाँ देख लेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है। देखिए इंस्टेंटेनियस जिसको हम लोग तात्क्षणिक मान बोलते हैं, तो वह मान या मतलब कि ऐसे समझिए कि वह वैल्यू जो एक निश्चित समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। जैसे देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए ये है तो एक निश्चित समय के बाद देखिए परिवर्तित हो रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम गया, फिर यहाँ पर मैक्सिमम गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। ऐसे ही आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्रत्यावर्ती राशि। प्रत्यावर्ती राशि में अगर बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि धारा या वोल्टेज का बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अधिकतम मान को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। सर्वाधिक मान को हम लोग अधिकतम मान कहते हैं। जैसे देखिए वोल्टेज के लिए होता है तो वोल्टेज के लिए V√2VM होता है या तो फिर पाई/2 VM होता है, V एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही करंट के लिए निकालते हैं तो √2IM निकालते हैं, √2 IRMS वैल्यू, और या तो फिर करंट के रूप में एवरेज वैल्यू के रूप में निकालते हैं। RMS वैल्यू के रूप में इतना होता है √2IM, और एवरेज वैल्यू जो होता है पाई/2 I एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड आप लोग जानते हैं कि इसके अधिकतम मान को, जो क्वांटिटी होती है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है, उसके अधिकतम मान को, जो मान एग्जैक्ट वैल्यू आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एवरेज वैल्यू क्या होता है, देखिए एवरेज वैल्यू जो है, यहाँ से मेन टॉपिक चालू हो रहा है आपका। देखिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एवरेज वैल्यू क्या होता है। देखिए प्रत्यावर्ती राशि के सामान्य माध्य मान को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोलते हैं। इसकी फार्मूला क्या होती है, VM डायरेक्टली पूछता है कि आपसे कि साइन वेव का एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो VM/Vmax जिसको हम लोग बोलते हैं VM/π/2, या तो फिर 2VM/π होता है, या तो इसी को वैल्यू सॉल्व करके निकालते हैं तो 0.636 Vmax आता है। ऐसे ही करंट के फॉर्म निकालते हैं तो 2IM/π होता है, या तो फिर 0.636 Imax होता है। इसके बाद आपका RMS वैल्यू आता है। देखिए RMS वैल्यू से, तो RMS वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ से आप लोग देख लीजिए इसको। जो RMS वैल्यू होता है, देखिए प्रत्यावर्ती जो क्वांटिटी होती है उसके धारा या वोल्टेज के वर्ग के औसत का पहले वर्ग कीजिए, फिर उसका एवरेज निकालिए, उसके बाद जो एवरेज आए उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती राशि के वर्ग के औसत के वर्गमूल मान को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल मान बोलते हैं। इसे इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, रियल वैल्यू बोलते हैं, मेजरिंग वैल्यू बोलते हैं, या तो फिर वर्चुअल वैल्यू, या तो फिर RMS वैल्यू आदि नामों से जाना जाता है। इसका जो वोल्टेज का होता है, वोल्टेज के लिए RMS वैल्यू क्या होता है, VM/√2 होता है, या तो फिर 0.707 Vmax होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये पूछा जाता है, ठीक है। साइन वेव का RMS वैल्यू कितना होता है, हाफ वेव का कितना होता है, फुल वेव का कितना होता है, ट्रिंगुलर कितना होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद करंट का क्या होता है, Imax/√2 होता है, या 0.707 Imax होता है। इसके बाद आता है आपका, देखिए फॉर्म फैक्टर जो है, फॉर्म फैक्टर किसे कहते हैं, तो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है। देखिए डायरेक्टली फार्मूला भी पूछ लेता है। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू होता है। तो RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर या रूप गुणांक बोलते हैं। फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए देखिए साइन वेव का फॉर्म फैक्टर जो होता है, यहाँ से 1.11 आता है,
और करंट के रूप में जो है, करंट के रूप में। इसके बाद पीक फैक्टर आता है। देखिए पीक फैक्टर जो क्या होता है फार्मूला, तो पीक फैक्टर जो होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू होता है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू एवरेज वैल्यू को हम लोग पीक फैक्टर बोलते हैं। यहाँ से देखिए फॉर्म फैक्टर को याद करने के लिए आपको ट्रिक बताते हैं। तो फॉर्म फैक्टर आर ए एफ याद कर लीजिए, ठीक है। एफ से फॉर्म फैक्टर हो गया और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आरएमएस वैल्यू हो गया और ये एवरेज वैल्यू हो गया, ठीक है। आर ए एफ याद कर लीजिए, तो रफ से आर से आरएमएस वैल्यू हो गया, ए से एवरेज वैल्यू, मतलब आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशियो को हम लोग फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। पीक फैक्टर देखिए है, तो ऐसे ही पीक फैक्टर है। तो पीक फैक्टर को याद करने के लिए आप लोग एम आर पी याद कर लीजिए, ठीक है। एम से मैक्सिमम वैल्यू हो गया, आर से जो है क्या हो गया आरएमएस वैल्यू हो गया, और पी से पीक फैक्टर हो गया। तो पीक फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है। तो एम आर पी याद रखिएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू होता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्ट फैक्टर बोलते हैं, हेड फैक्टर बोलते हैं, या मैक्सिमम फैक्टर बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितना होता है, तो 1.414 होता है, 1.414 होता है। साइन वेव के लिए 1.414 होता है। बाकी सभी के लिए अभी हम लोग कंपैरेटिव देखेंगे, तो वहाँ पर पूरा अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद पावर फैक्टर बचा है। पावर फैक्टर देखिए नीचे दिया है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, देखिए पावर फैक्टर जो होता है फेज एंगल की कोज्या को, मतलब कास को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। तो कास फाई इक्वल टू आर अपान जेड होता है, रियल पार्ट अपान टोटल इम्पिडेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब कि जो पावर फैक्टर होता है, यहाँ से हम लोग आर बाई जेड होता है पावर फैक्टर का। और भी फार्मूले होते हैं देखिए, तो इसके कई फार्मूले यहाँ से निकल के आते हैं। वास्तविक पावर अपान आभासी पावर होता है। तो यहाँ से ऑपरेंट जो एक्चुअल पावर अपान ऑपरेंट पावर जो है, इसका फार्मूला होता है। इसकी वैल्यू जो है हमेशा मतलब 1 से लेकर 0 के बीच में टॉलरेंस करता है, ठीक है। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो है ओमेगा या इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, या फिर टू पाई बाई टी होता है, ठीक है। रेडियन पर सेकंड, कभी कभी इसकी यूनिट पूछता है तो रेडियन पर सेकंड होता है। वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ क्या होता है, एक पूर्ण लंबाई, मतलब पूर्ण तरंग की संपूर्ण लंबाई, मतलब एक फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है, जैसे फुल वेव होता है, फुल वेव यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसके पूरे लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका टाइम पीरियड टी इक्वल टू होता है 1 बाई फ्रिक्वेंसी होता है, या तो फिर क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, या तो फिर लैम्डा अपान भी होता है। फ्रिक्वेंसी का होता है टाइम पीरियड के इन्वर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वेव वेलोसिटी जो होता है, वेव वेलोसिटी, तो इसमें क्या है कि कोई भी जैसे क्वांटिटी होती है प्रति सेकंड कितना मतलब कि दूरी तय करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा मेन रूप से। और इसके बाद कंपैरेटिव देखिए, यहाँ से जो है काफ़ी पूरा समरी है, यहाँ से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से साइन वेव देखिए, जो साइन वेव है, साइन वेव के लिए जो आरएमएस वैल्यू होता है 0.707 होता है, 0.707 आई मैक्स होता है। और एवरेज वैल्यू जो होता है 0.636 जो है आई मैक्स जो है, इसका आरएमएस एवरेज वैल्यू हो गया। और फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 साइन वेव का होता है। और पीक फैक्टर जो होता है, पीक फैक्टर कितना होता है 1.414 होता है। इसके बाद जो है हाफ वेव के लिए, हाफ वेव के लिए जो है देखिए फॉर्म फैक्टर जो होता है IM/2 होता है, 0.5 आई मैक्स होता है। और एवरेज वैल्यू जो होता है, एवरेज वैल्यू IM/पाई होता है, IM/पाई, तो 0.318 जो है आई मैक्स इसका एवरेज वैल्यू होता है। और जो फॉर्म फैक्टर होता है 1.57 होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म फैक्टर किसका होता है, तो हाफ वेव का सबसे ज़्यादा फॉर्म फैक्टर होता है। और पीक फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा हाफ वेव का होता है। तो पीक फैक्टर कितना होता है, तो यहाँ से 2 जो है इसका पीक फैक्टर होता है। तो हाफ वेव जो रेक्टिफायर जो होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है, इसका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है। फुल वेव रेक्टिफायर और साइन वेव दोनों की वैल्यू एक ही होती है। तो आरएमएस वैल्यू 0.707 आई मैक्स हो जाएगा। और एवरेज वैल्यू जो होता है 0.636 आई मैक्स होता है। फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 ही होता है। और पीक फैक्टर जो है 1.414 ही होता है। तो आप लोग जानते ही हैं देखिए, ठीक है। इसके बाद जो है इसका देखिए आरएमएस स्क्वायर वेव या फिर रेक्टेंगुलर वेव जो होता है, आयताकार या स्क्वायर वेव के लिए आरएमएस वैल्यू जो होता है आई मैक्स होता है, एवरेज वैल्यू भी आई मैक्स होता है। पीक फैक्टर जो होता है फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है, 1 होता है पीक फैक्टर।
और इसके बाद जो है आपका फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर दोनों 1 1 होते हैं। ट्रेंगुलर वेव के लिए RMS वैल्यू जो होता है Im/√3 होता है या फिर 0.578 Imax होता है, और इसका फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.16 होता है, और पिक फैक्टर जो होता है 1.78 होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से पॉइंट जो बनता है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर, इसको देखिए तो ये टाइम डोमेन सिग्नल है, तो इसका मतलब ये साइन वेव है। देखिए साइन वेव के लिए RMS वैल्यू जो होता है आप लोग जानते हैं कि IM या VM/√2 होता है। एवरेज वैल्यू जो होती है उसकी 0 होती है, एवरेज वैल्यू 0 होती है। और ऐसे ही आपका हाफ वेव अगर है, फुल वेव का DC में मिल रहा है तो उसके लिए जो है देखिए DC आउटपुट मिल रहा है, तो उसके लिए जो VM होता है RMS वैल्यू VM/√2 रहेगा, लेकिन जो एवरेज वैल्यू होता है वो 2VM/π हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है हाफ वेव रेक्टिफायर जो है आउटपुट में जो मिलता है हाफ वेव रेक्टिफायर, तो उसके लिए जो है RMS वैल्यू VM/2 होता है, और एवरेज वैल्यू जो होता है एवरेज वैल्यू VM/π हो जाता है। ऐसे ही आपका अगर कोई स्क्वायर वेव है अगर कंटिन्यूस स्क्वायर वेव है, ठीक है, एक सिमेट्रिकल इसको बोलते हैं, तो सिमेट्रिकल है तो उसके लिए जो RMS वैल्यू होता है वो VM और एवरेज वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाए। कोई भी अगर सिमेट्रिकल वेव है तो उसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए ये डिस्क्रीट जो है स्क्वायर वेव है, तो डिस्क्रीट स्क्वायर वेव के लिए RMS वैल्यू जो है वो VM/√2 हो जाएगा, और एवरेज वैल्यू जो होता है वो VM/2 होता है। इसके बाद जो है ट्रेंगुलर वेव होता है। ट्रेंगुलर वेव जो है इसके लिए RMS वैल्यू जो होता है VM/√3 होता है, और एवरेज वैल्यू जो होता है वो VM/2 होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है ω/L XL = ω/L इंटू या 2πfL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है XC = 1/ωc या 1/2πfC ओम में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है इम्पीडेंस जो होता है, इम्पीडेंस को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वैल्यू होता है देखिए कितना आता है, तो Z = V/I होता है। Z की वैल्यू कितना आता है, तो अंडर रूट में R² + X² होता है, X की वैल्यू XL - XC होता है। इसके बाद जो है देखिए एडमिटेंस जो होता है, जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस का जस्ट अपोजिट जो है वो आपका इम्पीडेंस होता है, एडमिटेंस होता है प्रवेश्यता जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इम्पीडेंस का अपोजिट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवेश्यता बोलते हैं। ठीक है, और Y = क्या होता है 1/Z होता है, या तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर 1/Z के रूप में लिखते हैं तो 1/Z = क्या हो जाता है अंडर रूट में 1/R² + 1/X², और G के रूप में लिखते हैं तो G के रूप में जो होता है अंडर रूट में G² + B², इसकी यूनिट क्या होती है महो होता है। इसके बाद देखिए ससेप्टेंस होता है। ससेप्टेंस जो होता है ये रिएक्टेंस का अपोजिट होता है। जो रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस का अपोजिट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ससेप्टेंस बोलते हैं। अनुकार्यता हिंदी में बोलते हैं इसको, ससेप्टेंस जो है ससेप्टेंस। तो B = क्या होता है 1/X होता है, तो B = क्या होता है 1/X होता है, इसकी यूनिट क्या होती है महो होती है ससेप्टेंस का। इसके बाद देखिए यहाँ से इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है और कैपेसिटिव ससेप्टेंस होता है। तो इंडक्टिव ससेप्टेंस जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का अपोजिट होता है, तो BL = क्या हो जाएगा 1/XL हो जाएगा, और कैपेसिटिव ससेप्टेंस जो होता है वो आपका कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है उसके अपोजिट हो जाता है, तो BC = 1/XC होता है। दोनों की यूनिट ससेप्टेंस की यूनिट क्या होती है महो होता है। इसके बाद देखिए इसमें जो RLC जो सर्किट होते हैं इसके कुछ कंपैरेटिव दिए हैं, तो इसमें पैरामीटर है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस होता है। अब इसमें कौन कौन से क्या होते हैं इसको देखिए। जो रजिस्टिव सर्किट में R होता है, इंडक्टिव सर्किट में L होता है, और कैपेसिटिव सर्किट में C होता है। यूनिट क्या होता है, सब जो रेजिस्टेंस होता है उसका ओम, कैपेसिटेंस जो होता है उसका, इंडक्टेंस जो होता है उसका हेनरी, और कैपेसिटेंस जो होता है उसका फैरेड होता है। इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं, तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो है उसको R से
सॉरी, देखिए यहाँ पर जो रजिस्टर होता है, रजिस्टिव सर्किट होता है, उसमें जो ड्रॉप होता है वो आर होता है, और इंडक्टिव जो सर्किट होता है उसमें रिएक्टेंस होता है, और जो कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्सी। इसके बाद इसमें ओमिक रूप में देखिए, जो ओमेगा के रूप में, तो ओमेगा के रूप में रजिस्टेंस जो है डिपेंड नहीं करता है, रजिस्टिव सर्किट में ओमेगा नहीं होता है। इंडक्टिव सर्किट में जो है ओमेगा इंटू यल होता है, और कैपेसिटिव सर्किट में 1/ओमेगा सी होता है। फ्रिक्वेंसी के रूप में फ्रिक्वेंसी रजिस्टिव सर्किट में नहीं होता है। इंडक्टिव सर्किट में 2π/f L होता है, और कैपेसिटिव सर्किट में 1/2π/f C होता है। तो वोल्टेज के लिए देखिए, जो वोल्टेज के लिए V = IR ड्रॉप होता है, और इंडक्टिव सर्किट में IL XL होता है ड्रॉप, और कैपेसिटिव सर्किट में IC XC ड्रॉप होता है। ऐसे ही आपका देखिए जो इम्पिडेंस होता है, इम्पिडेंस Z = R होता है, और इंडक्टिव सर्किट में Z = क्या होता है, XL होता है, XL = क्या होता है, ओमेगा L या 2π/f L होता है। इंडक्टिव सर्किट जो होता है कैपेसिटिव सर्किट में, अब कैपेसिटिव सर्किट में Z = XC होता है, XC को हम लोग 1/ओमेगा C लिखते हैं, ये ओमेगा C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/f C लिख सकते हैं, 1/2π/f C। इसके बाद जो है देखिए, जो करंट होता है फेजर में, तो वोल्टेज और करंट जो होता है रजिस्टिव सर्किट में सेम फेज में होते हैं। इंडक्टिव सर्किट में जो होता है करंट क्या करता है, लैग करता है वोल्टेज से, और कैपेसिटिव सर्किट में जो है करंट लीड करता है वोल्टेज से। पावर फैक्टर जो होता है इंडक्टिव सर्किट, रजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर यूनिटी होता है, और इंडक्टिव सर्किट में जो होता है पावर फैक्टर लैगिंग होता है, पश्चिमगामी जिसको हम लोग बोलते हैं, और कैपेसिटिव सर्किट जो होता है इसमें पावर फैक्टर लीडिंग होता है। करेक्टरिस्टिक में वही है देखिए, जो वेक्टर VI करेक्टरिस्टिक है इसका, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं रजिस्टिव सर्किट में। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज जो है, वोल्टेज से धारा जो है लैग करती है, करंट लैगिंग करेक्टरिस्टिक का होता है। और जो कैपेसिटिव सर्किट होती है, कैपेसिटिव सर्किट में जो कैपेसिटर होता है, मतलब कि करंट होता है, वो क्या करता है, लीडिंग करेक्टरिस्टिक का होता है। समरी मेन रूप से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए समरी, तो यहाँ से पूरा जो RLC सर्किट थे तीनों, RL सर्किट, RC सर्किट और LC सर्किट और RLC सर्किट, सबका समरी यहाँ पर दिया हुआ है। इसको हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर R सर्किट है, ये आपका सर्किट नेचर है, इम्पिडेंस है, फेज एंगल है और पावर फैक्टर है, ठीक है। तो इम्पिडेंस जो है √में R² + XL - XC का स्क्वायर है, और फेज एंगल जो है tan इनवर्स XL - XC/R है, और पावर फैक्टर जो है R/Z होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, देखिए कौन कौन से है। तो रजिस्टिव सर्किट में जो इम्पिडेंस होता है वो R होता है, फेज एंगल जो होता है 0 होता है, और पावर फैक्टर जो होता है यूनिटी रहता है। इंडक्टिव सर्किट में जो इम्पिडेंस होता है, इम्पिडेंस कितना होता है, XL होता है, ओमेगा L होता है, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2π/f L लिखते हैं। और जो फेज एंगल होता है 90 डिग्री लैगिंग रहता है, और पावर फैक्टर जो होता है 0 लैगिंग होता है। ऐसे कैपेसिटिव सर्किट है तो Z = क्या होता है, XC होता है, XC को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/ओमेगा C लिखते हैं, या 1/2π/f C होता है। जो फेज एंगल होता है 90 डिग्री क्या होती है, लीडिंग होती है, मतलब कि अगर इंडक्टिव सर्किट है तो करंट 90 डिग्री लैग करती है, और कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट जो है 90 डिग्री लीड करती है। इसके बाद पावर फैक्टर जो होता है कैपेसिटिव सर्किट में 0 लीडिंग होती है। RLC सर्किट में इम्पिडेंस जो होता है √में R² + XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर होता है, और पावर फैक्टर जो होता है वो 0 से लेकर 90 के बीच में रहता है। लैगिंग या लीडिंग नेचर पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू कितना ज़्यादा है, इंडक्टिव नेचर ज़्यादा है या फिर इंडक्टेंस की वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है या इंडक्टिव कैपेसिटेंस की, उस पर डिपेंड करता है। पावर फैक्टर जो होता है 0 से लेकर 1 के बीच में रहता है। इसके बाद RL सर्किट जो होता है, RL सर्किट में जो इम्पिडेंस होता है R² √में R² + XL² होता है, और पावर फैक्टर जो होता है वो लैगिंग रहता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, और पावर फैक्टर जो होता है वो भी लैगिंग रहता है। इसके बाद जो है देखिए इसमें RLC सर्किट आता है, RC सर्किट हो गया। RC सर्किट में तो LC सर्किट जो है देखिए Z = क्या होता है, XL - XC का डिफरेंस होता है। पावर फैक्टर जो होता है 90 डिग्री या तो फिर 90 से छोटा रहता है, 90 से बड़ा रहता है, और जो फेज एंगल होता है वो 0 डिग्री या फिर 1 से ज़्यादा होता है, 0 रहता है। पावर फैक्टर जो होता है 0 रहता है, 0 से बड़ा रहता है, ठीक है। इसके बाद रेजोनेंस आता है। देखिए रेजोनेंस से काफ़ी सबसे इम्पॉर्टेंट पूरे मतलब AC फंडामेंटल में
एसी फंडामेंटल में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, तो रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस के लिए देखिए कंडीशन है कुछ, तो इसमें क्या था, किसी श्रेणी रेजोनेंस के लिए वह स्थिति जिसमें एक्सएल और एक्सी मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा परिपथ अनुनाद को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, तो यहाँ से जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकल के आती है क्या हो जाता है, तो यह फिजिकल टू 1/2 पाई रूट LC होता है। इसका यूज करके देखिए सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाते हैं। जैसे आपका बैंड पास होता है, सीरीज रेजोनेंस जो होता है, सीरीज रेजोनेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंड पास फिल्टर बनाते हैं, और जो पैरेलल रेजोनेंस होता है उसके लिए हम लोग बैंड स्टॉप फिल्टर का यूज बनाते हैं, इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ समरी दिया गया है, तो हम लोग सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस के बारे में देख लेते हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट है और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है। देखिए इसमें जो है रेजोनेंस के समय में जो इम्पीडेंस होता है सीरीज में न्यूनतम होता है, और पैरेलल में जो है, पैरेलल में जो आपका इम्पीडेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। इफेक्टिव इम्पीडेंस सीरीज में R होता है और पैरेलल में L/RC होता है। इसके बाद जो है देखिए इसमें जो रेजोनेंस के कंडीशन में जो करंट होता है सीरीज में मैक्सिमम होता है और पैरेलल में जो है वो मिनिमम होता है, क्योंकि इम्पीडेंस जो है इफेक्टिव इम्पीडेंस ज़्यादा होता है, L/RC इफेक्टिव इम्पीडेंस होता है। पावर फैक्टर दोनों के लिए यूनिटी होता है। फ्रिक्वेंसी जो है देखिए, फ्रिक्वेंसी जो होता है फ्रिक्वेंसी, तो सीरीज के लिए क्या होता है, 1/2 पाई रूट LC होता है, और पैरेलल के लिए जो है 1/2 पाई 1/LC माइनस अंडर रूट में 1/LC माइनस R²/L² होता है। एम्पलीफिकेशन जो सीरीज रेजोनेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन बोलते हैं, और जो पैरेलल रेजोनेंस होता है, पैरेलल रेजोनेंस को हम लोग करंट एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। एम्पलीफिकेशन कितने फैक्टर से करता है, तो ω/L/R से सीरीज रेजोनेंस करता है, और पैरेलल रेजोनेंस भी ω/L/R से करता है। इसके बाद ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछता है कि जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, और जो सीरीज रेजोनेंस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखिए इससे। इसके बाद इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, देखिए सीरीज रेजोनेंस के लिए क्वालिटी फैक्टर जो है, देखिए सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, देखिए तो क्वालिटी फैक्टर जैसे डायरेक्टली ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके जो Q= होता है R√/C/L होता है, ये आपके पैरेलल रेजोनेंस के लिए होता है, और सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए क्या होता है, Q= 1/R√L/C होता है। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ जो है क्वालिटी फैक्टर के बाद बैंडविड्थ होता है। तो बैंडविड्थ क्या होता है, देखिए वह फ्रिक्वेंसी रेंज जहाँ पर रिस्पांस फ्लैट हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं, या 3 dB फ्रिक्वेंसी के रिस्पांस को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ जब होता है तो उसमें जो है बैंडविड्थ पर रेजोनेंस के कंडीशन में जो बैंडविड्थ होता है वो करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की कितना रहता है, 70% हो जाता है, 70.7% हो जाता है। और इसमें जो क्वालिटी फैक्टर आता है, देखिए क्वालिटी फैक्टर के लिए एक फार्मूला होता है बैंडविड्थ के लिए। जैसे बैंडविड्थ तो है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो बैंडविड्थ जो होती है देखिए यहाँ ω2 - ω1, या तो फिर अगर फ्रिक्वेंसी के रूप में जाते हैं तो f1 - f2 होता है, या 1/RC होता है, या ω0/RC होता है, या ω0 में क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से देखिए L/R होता है, L/R सीरीज रेजोनेंस के लिए, ω2 - ω1 होता है, या f2 - f1 होता है, या तो फिर ओमेगा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, बैंडविड्थ जो होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर होता है। और उसके बाद क्वालिटी फैक्टर्स देखिए जैसे फार्मूला होता है आपका वही सब, ω/L/R होता है, 1/ω/RC होता है, और 1/R√L/C होते हैं, ये सभी क्वालिटी फैक्टर के फार्मूला होता है। और बैंडविड्थ जो होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्वालिटी फैक्टर का होता है, तो एनर्जी स्टोर अपॉन एनर्जी जो लास्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। डायरेक्टली फार्मूला देके पूछता है कि क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या है, तो एनर्जी स्टोर अपॉन एनर्जी रिलीज जिसको बोलते हैं लास्ट बोलते हैं, या तो फिर 2 पाई मैक्सिमम स्टोर एनर्जी अपॉन
मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, काफ़ी बार पूछा गया है। तो जितना चीज़ें बता रहे हैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है ये सब। इसके बाद एसी सर्किट और डीसी सर्किट में क्या डिफरेंसेस है देखिए। तो एसी सर्किट जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो मतलब कि स्थिर रहती है, और डीसी जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड जो है स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, और इसकी कांस्टेंट नहीं रहती है एसी के लिए। इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी होता है, और डीसी के लिए जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू डीसी आई ही होती है। डीसी के लिए जो है आरएमएस वैल्यू जो है देखिए, एवरेज वैल्यू जो है यहाँ साइन वेव को रेफरेंस मान के चला है देखिए, तो 2 IM/π होता है, और डीसी के लिए जो है डीसी की एवरेज वैल्यू डीसी वही आई ही होता है बस। और ऐसे ही आपका इफेक्टिव वैल्यू जो आरएमएस वैल्यू होता है VM/√2 होता है, लेकिन डीसी के लिए जो होता है वो आई ही होता है। डीसी जो होता है देखिए, डीसी जो एसी होता है, एसी एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, और जो डीसी होता है ये इकोनॉमिकल होता है। एसी जो होता है लो वोल्टेज के लिए, एसी जो होता है लो वोल्टेज के लिए वो सस्ता होता है और इकोनॉमिकल होता है, जबकि डीसी जो होता है लो वोल्टेज के लिए महंगा होता है हमको, क्योंकि हमको जो एक्सिलरी इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं, इस वजह से जो है महंगा पड़ता है। फ्रिक्वेंसी जो होता है एसी का फ्रिक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज होता है, और डीसी का फ्रिक्वेंसी जो होता है वो 0 हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, स्किन इफेक्ट एसी में होता है, डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एसी में होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है डीसी में नहीं होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी डीसी में होता है, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस डीसी में इनफाइनाइट होता है। ठीक है, रिएक्टेंस जो होता है एसी में होता है, लेकिन डीसी में 0 होता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है। इसके बाद जो है देखिए, इसमें हम लोग मेन रूप से इसको देखते हैं, यहाँ से इसका कहाँ यूज है। तो जनरेटिंग सोर्स जो होता है, हम लोग एसी को हम लोग अल्टरनेटर से, एसी जनरेटर से, इन्वर्टर से या ऑक्सीलेटर से एसी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन डीसी के लिए सेल से हम लोग, डीसी जनरेटर से, कन्वर्टर से, रेक्टिफायर से हम लोग डीसी प्राप्त करते हैं। एसी का यूज कहाँ करते हैं? इंस्ट्रूमेंट में, अल्टरनेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, ट्रांसफार्मर में, मोटर में, इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट में, रिले में, फर्नेस हो गया, इंडक्शन फर्नेस होता है, या प्रेस होता है, आयरन होता है, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। और डीसी जो है कहाँ यूज करते हैं? डीसी मशीन में यूज करते हैं, डीसी इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, बैटरी हो गया, चार्जिंग हो गया, इलेक्ट्रो प्लेटिंग हो गया, इन सब जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, जो डीसी यूज करते हैं। तो यहाँ से डीसी जो है देखिए कंप्लीट हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं, और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको जो टॉपिक पढ़ना हो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसी टॉपिक पे बना दूंगा। और थोड़ा सा हेल्थ इशू नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो अच्छे से नहीं बन पाया होगा, तो उसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा। बाकी आप लोग वीडियो देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।